अगर आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट है या पोस्ट ऑफिस में अगर आपने एफडी करा के रखी है तो ध्यान रखिएगा, एफडी के मिलने वाले ब्याज पर अब आपका टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाएगा। सरकार द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है 1 अप्रैल 2026 से, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 और नया इनकम टैक्स रूल 2026 जो है वो आपका लागू हो चुका है। अब 1 अप्रैल के बाद अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है, चाहे वो आपकी बैंक दे रही हो, चाहे वो आपकी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट दे रही हो, अब वो यहां पर टीडीएस नहीं काट सकती, जिसके लिए नए नियम नए रूल जारी किए गए हैं। ये नए नियम ये नए रूल जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या कोई अन्य डिपॉजिट करवाते हैं, टीडीएस बचाना चाहते हैं, टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी लिमिट बताएंगे और इसी के साथ सारी जानकारी नए नियमों के हिसाब से देंगे कि कैसे आप अपने फिक्स डिपॉजिट के ब्याज को बचा सकते हैं टीडीएस काटने से। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमें ये लगता है कि आपको हमारा वीडियो और पसंद आ रहा है और इससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे और भी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ और भी अच्छे रिसर्च करके हम लेकर आएंगे। तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज जो है वो पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिमिट क्या दी गई है बैंकों के लिए और पोस्ट ऑफिस के लिए। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से ये नई लिमिट जारी करी गई है। नो टीडीएस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आपकी एज 60 साल से कम है, अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपके लिए क्या लिमिट होगी ध्यान रखिएगा। सेक्शन है 393 टेबल सीरियल नंबर 5(2) के अंदर नॉन सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से कम है, अच्छा 60 से कम अगर आप है तो उस केस में आपके लिए ये नियम लागू होगा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट। पहले कौन सा सेक्शन हुआ करता था? सेक्शन 194A। अब इसको बदलकर सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से कर दिया है 393 टेबल नंबर सीरियल नंबर 5 में, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस काटा जाता है। अच्छा, टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? बैंक में अगर आप एफडी करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में करेंगे तो यहां पर भी नियम लागू होगा और पोस्ट ऑफिस में करेंगे तो पोस्ट ऑफिस भी आपका जो टीडीएस है वो इस सेक्शन के तहत काटती है। रेट क्या होती है? 10% रेट काटा जाता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपको अगर ब्याज दिया जा रहा है तो उसके इसमें 10% यानी कि 10,000 रुपया टीडीएस काट के बाकी का जो 90,000 है वो आपके खाते में यहां पर क्रेडिट कर दिया जाता है। ये जो 10,000 है वो सरकार को चला जाता है। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या दी गई है? तो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, ध्यान रखिएगा नॉन सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, थ्रेशोल्ड लिमिट आपके लिए रहेगी एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर होगा आपका 2026-27 जिसको हम टैक्स ईयर भी कहेंगे, यानी 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक का एक पूरा टैक्स ईयर या फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। तो आपके लिए लिमिट है 50,000 की। अच्छा, 50,000 के अंदर है तो उस केस में यहाँ पर टोटल एफडी इंटरेस्ट जो होगा 50,000 के अंदर है, लिमिट के अंदर है, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। मान लीजिए आपको 40,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है पूरे साल में, तो यहां पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो एग्जांपल है 40,000 मिल रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वैसे ही अगर आपका 75,000 है तो यहां पर डिफरेंस नहीं लेना है कि 25,000 पर जो है वो 10% काटा जाएगा, यानी 2,500 रुपया काटा जाएगा। कल कई लोगों के यहाँ पर गलतफहमी होती है कि 25,000 पर 10% काटा जाएगा, 50,000 तक माफ है। ऐसा नहीं है। पूरे 75,000 पे जैसे ही 50,000 से क्रॉस हो जाता है 75,000 पे 7500 का ब्याज यहां पर आपको लग जाएगा। बाकी का बैलेंस आपको क्रेडिट किया जाएगा। ये बैलेंस जो है जो टीडीएस काटा ये सरकार को जमा किया जाएगा और इसके सामने आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, टीडीएस सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाएगा जिसके बेसिस पर आप आगे कभी भी आईटीआर फाइल करते हैं, आपके 26AS में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपके AIS TIS में भी रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके बेसिस पर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, टैक्स लाइबिलिटी, तो आप उसका रिफंड ले पाएंगे। तो यहां पर आपको जो पैसा है टीडीएस का वो मिल तो जाता है रिटर्न बनने पर, लेकिन ना कटे तो उसके लिए आप लिमिट के अंदर जो है रखेंगे। अगर लिमिट के अंदर ब्याज आ रहा है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन को कब यहां पर टीडीएस की छूट दी गई है। जिनके 60 साल या उससे ज्यादा है, 70 साल से ज्यादा है, 75 साल से ज्यादा, 80 साल से ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा सेक्शन हमारा यही रहेगा 393 टेबल सीरियल नंबर 5(2) में सीनियर सिटीजन जिनके 60 साल से ज्यादा है, टोटल यहां पर जो टीडीएस इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पर जो बैंक
पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक जो है वो काटेगी 10% की रेट पे। थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर आपके लिए रहेगी 1,00,000 रुपए की। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, 1,00,000 रुपए की लिमिट है और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है। अच्छा, टोटल एफडी इंटरेस्ट आपको देखना है, ये अगर बिलो लिमिट है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर लिमिट एक्सीड कर गई तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाएगा। एग्जांपल के तौर पे 95,000 पूरे साल में इंटरेस्ट आपको दिया है बैंक ने, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर आपका 1,20,000 का ब्याज कटा है तो उस केस में यहाँ पर आपका 12,000 टीडीएस काट के बाकी का जो पैसा है वो आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपको देखनी है वो पर बैंक, पर फाइनेंशियल ईयर या फिर पर पर्सन के हिसाब से आपको देखनी है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन वही रहेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमने आपको बताई थी 50,000 रुपए नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और 1,00,000 रुपए आपके सीनियर सिटीजन के लिए, ये आपको पर पर्सन पे देखनी है, पर फाइनेंशियल ईयर पे देखनी है और पर बैंक वाइज देखनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी 10 बैंक है तो 10 बैंकों के लिए आप टोटल मिलाकर ये 50,000 या 1,00,000 की लिमिट देखेंगे। हर एक बैंक के लिए आपको 50,000 1,00,000 की लिमिट मिलती है, यानी हर एक बैंक के अंदर आप जो है 50,000 1,00,000 के अंदर अगर आपका ब्याज आता है उतने की आप एफडी करवाते हैं तो उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एफडी वाइज नहीं है, पर एफडी वाइज नहीं है। कई लोगों की गलतफहमी होती है, मान लीजिए एक बैंक है, अब एक बैंक के अंदर एक एफडी हो गई, दूसरी एफडी हो गई, तीसरी एफडी हो गई। अच्छा, एक एफडी है 20,000 का ब्याज आ रहा है, दूसरे में आपको 30,000 का ब्याज आ रहा है, तीसरे में आपको 10,000 का ब्याज आ रहा है। अच्छा, टोटल कितना ब्याज हो गया, 60,000 का हो गया एक बैंक के अंदर, ठीक है, वन बैंक के अंदर। अब आप कहेंगे कि एक एफडी का 50,000 से कम है, यहाँ पर मेरा टीडीएस नहीं कटना चाहिए, ऐसा नहीं है। बैंक यहाँ पर देखेगी तीनों एफडी का टोटल करेगी, 60,000 है, 50,000 से ज्यादा है, इस पर 10% 6,000 रुपया टीडीएस काट के बाकी का पैसा आपको दे देगी। तो एक बैंक के अंदर आपकी जितनी भी एफडी होती है, चाहे इंक्लूडिंग आपकी ब्रांचेस हो सारी, उन सभी के एफडी का ब्याज देखा जाता है, या कोई अन्य आरडी डिपॉजिट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के डिपॉजिट है, सभी को मिलाकर देखा जाता है। अगर वो 50,000 से ज्यादा या 1,00,000 से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपका यहाँ पर टीडीएस काटा जाएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पर पर्सन वाइज यहाँ पर आपको पैन कार्ड के हिसाब से देखना है। फाइनेंशियल ईयर वाइज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च रहेगा। बैंक वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज ईच बैंक का देखा जाएगा, पोस्ट ऑफिस का देखा जाएगा, टोटल यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट पे किया इंक्लूडिंग आपकी ब्रांचेस को लेकर। लिमिट ये रही आपकी नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट जो वो पर बैंक रहेगी, पर पर्सन रहेगी, पर फाइनेंशियल ईयर रहेगी, लेकिन पर यहाँ पर जो है फिक्स डिपॉजिट नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं टीडीएस ऑन मल्टीपल बैंक। अगर आप मल्टीपल बैंक में एफडी करते हैं तो उस केस में भी आपको टीडीएस नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपका टीडीएस बचाना है तो उस केस में आप मल्टीपल बैंक के अंदर एफडी कर सकते हैं, लेकिन जितना भी ब्याज आपको हर एक बैंक में आ रहा है वो आपकी 50,000 और 1,00,000 की लिमिट के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए आपने 3 बैंकों के अंदर एफडी करवाई है, बैंक ए बी सी। अब यहाँ पर जो ब्याज आपका आ रहा है 45,000 रुपया, 40,000 रुपया, 30,000 रुपया, टोटल आपका यहाँ पर इंटरेस्ट 1,15,000 आ रहा है। यहाँ पर जो है आपका कोई भी टीडीएस तो नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी बैंक आपका मिलाकर नहीं टीडीएस काटेगी। इस बैंक का देखेगी ये 50,000 से अंदर है, टीडीएस नहीं काटेगी। ये भी बैंक देखेगी 50,000 से अंदर है, टीडीएस नहीं काटेगी। ये भी यहाँ पर आपका टीडीएस नहीं काटेगी। तो क्योंकि यहाँ पर हर एक बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से कम है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन ये 1,15,000 रुपया जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। आप आईटीआर फाइल करेंगे, अगर आपकी बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रही 12 लाख से अंदर है तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पूरा का पूरा टीडीएस अगर गलती से काट लिया है तो आपको वापस रिफंड मिल जाएगा, या अगर टीडीएस नहीं भी काटा है तो उस केस में कोई टैक्स लायबिलिटी आपको नहीं आती है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एक बैंक के अंदर अगर आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया, मान लीजिए बैंक ए है, बी है, ए में आ गया 55,000 का ब्याज, बी में आ गया 30,000 का ब्याज, तो बैंक ए ने यहाँ पर लिमिट क्रॉस कर दी, इस केस में टीडीएस काटा जाएगा, लेकिन बैंक बी जो है वो आपका टीडीएस नहीं काटेगी। लोगों को गलतफहमी क्या होती है कि टोटल एफडी इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा हुआ तभी यहां पर जो है टीडीएस काटा जाएगा सभी बैंकों को मिलाकर, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बैंक के हिसाब से ये लिमिट दी जाती है। 10 बैंकें हैं तो उस केस में मान लीजिए 10 बैंक है और आपकी 50,000 की ये लिमिट है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 बैंक यानी 5 लाख की यहां पर आपको लिमिट मिल जाती है। अच्छा, ये 5 लाख की लिमिट तो आपको मिल गई, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर क्योंकि अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख के अंदर है तो यहां पर आपको टैक्स भी कोई नहीं लगेगा। अगर आपके कोई अदर इनकम हुई इसके साथ, मान लीजिए 10 लाख की और इनकम है प्लस 5 लाख की ये आपकी हो गई, टोटल 15 लाख की इनकम हुई, तो इस केस में टैक्स फिर आपको देना पड़ेगा।
भले आपका टीडीएस नहीं काटा है पर टैक्स का बर्डन यहां पर आपका बढ़ जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भले आपको 50,000 से अंदर है, टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी से आप नहीं बच सकते। 10% टीडीएस अगर आपका काटा जाता है फिर भी उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 30% तक आ सकती है। यानी जो भी ब्याज है वो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस होने पर। और 12 लाख से अगर क्रॉस हुआ इस बार तो उस केस में आपको जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 10% काट लिया यही फाइनल टैक्स आपको मानना है, ये जरूरी नहीं है। आपका 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो अगर आपका ये 10% कटा है और मान लीजिए आपका 20% है, तो आपका नेट 10% आपको फिर टैक्स देना है। 10% आपका एडजस्टमेंट होगा और 10% क्योंकि आपके 20% के स्लैब में आप आ रहे हैं तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है तो उस केस में टैक्स आपको देना पड़ सकता है, रिफंड फिर उस केस में आपका नहीं बनेगा। तो मल्टीपल बैंक के अंदर अगर आप एफडी करते हैं तो हो सकता है कि टीडीएस आप बचा लें, लेकिन इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा हर एक बैंक के अंदर लिमिट के अंदर होना चाहिए। और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिपेंड करती है आपके टोटल इंटरेस्ट पे, वो आपको इनकम में दिखाना होगा, यानी आईटीआर फाइल करेंगे वहां पर आपको दिखाना मैंडेटरी है। अच्छा, टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई, तो उस केस में भले ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा क्यों ना है, 50,000 1 लाख की जो लिमिट है इससे ज्यादा क्रॉस हो गया, मान लीजिए नॉन सीनियर सिटीजन है उसको 1 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो बैंक यहां पर टीडीएस काट लेगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम अंदर है तो उस केस में यहां पर नहीं काटेगी, लेकिन उसका प्रोसीजर है। टोटल इनकम में आपकी एफडी इंटरेस्ट इंक्लूड होता है और बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई यानी कि 4 लाख रुपए। अच्छा, सीनियर सिटीजन हुआ तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपकी होगी 12 लाख की बेनिफिट। यहां पर आपको रिबेट 87A का फायदा मिलता है, नॉन सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है। तो टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा अगर इसके अंदर हुआ, भले ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस क्यों ना कर गई। यानी 50,000 1 लाख से ज्यादा आपको ब्याज मिल रहा है, मान लीजिए 2 लाख का ब्याज मिल रहा है और टोटल इनकम आपकी 4 लाख के अंदर है नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 12 लाख के अंदर है, तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन बैंक को कैसे पता चलेगा, ऑटोमेटिक तो पता चलेगा नहीं कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी एफडी की इनकम कितनी है, अदर इनकम कितनी है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म जमा करना होगा, फॉर्म 121 जो होगा आपका पुराना फॉर्म 15G 15H। अगर आपको टीडीएस अवॉइड करना है तो 1 अप्रैल से ही ये फॉर्म आपको जमा करना है, बैंक में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर। अगर आप ये फॉर्म जमा कर देते हैं और आपकी इनकम जो है टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इनकम जो है वो 4 लाख के अंदर है या 12 लाख के अंदर है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा। इंडिविजुअल के लिए ओल्ड रिजिम है तो 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा 3 लाख की है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख की है। लेकिन न्यू रिजिम की बात करें सभी एज ग्रुप के लिए 4 लाख की रहेगी। अच्छा, अगर आप ओल्ड रिजिम में है, सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए, न्यू रिजिम में है तो मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक आप फॉर्म जो है ये 121 जमा कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस अगर काटा जाता है, रिफंड अगर कोई बनता है तो वो आप आईटीआर में क्लेम कर पाएंगे। आइए अब समझते हैं ये फॉर्म आपको कैसे बनना है, इसके लिए क्या यहां पर फॉर्मेट दिया गया है। 121 फॉर्म ये है जो डिक्लेरेशन है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। अब ध्यान रखिएगा यहां पर सबसे पहला जो पार्ट ए है वो आपके लिए है, आपका नाम, एड्रेस, पैन नंबर आ जाएगा, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा। अच्छा, अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा रेसिडेंट है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा और यहां पर आपका जो है टैक्स ईयर आपको देना है, अभी आप 2026-27 के लिए देंगे तो ये आपको लिख देना है। अच्छा, इसके बाद आपको डिटेल ऑफ इनकम के बारे में बताना है, आपकी क्या क्या इनकम है। तो नेचर ऑफ इनकम आपको बताना है, किस इनकम के लिए ये फॉर्म आप जमा कर रहे हैं। तो हम इंटरेस्ट इनकम के लिए कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन एफडी के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको लिख देना। अच्छा, एस्टिमेटेड इनकम कितनी है, जो भी डिक्लेरेशन आप देना चाहते हैं, तो कितना ब्याज आपको मिला। मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन है, आपको पूरे साल में 1,60,000 का ब्याज मिला है, क्योंकि 1 लाख से क्रॉस है तभी ये फॉर्म देना है, 1 लाख के अंदर है तो ये फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिटेल ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अच्छा, इस फॉर्म के अलावा क्या आपने पहले भी कोई फॉर्म जमा किए हैं, तो कितने नंबर ऑफ जमा किए। मान लीजिए मैंने 3 फॉर्म जमा किए और तीनों में कितनी इनकम आपने दिखाई है, तो तीनों में मैंने 50,000 करके दिखाई है, टोटल 1.5 लाख की इनकम मैंने दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम आ जाएगा जो कॉलम 10 और 11B, ये 10 आ गया आपका जो 1,60,000 हो गया, और ये 11B जो 1.5 लाख रुपया मैंने 3 फॉर्म में भरा है। यानी टोटल जितने भी 4 फॉर्म मैंने दिए हैं, जमा किए, उसकी टोटल इनकम कितनी आपने दिखाई हुई है, तो ये आपका आ गया लगभग 3,10,000 रुपये। तो 3,10,000 रुपये जितनी आपने इनकम जो है 121 फॉर्म में दिखाई है। अच्छा, अब आपसे टोटल इनकम मांगी जाएगी कि टोटल इनकम आपकी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा
4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए न्यू रिजिम में जो नॉन सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन है तो 12 लाख से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो उस केस में ये फॉर्म आप जमा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये इनकम में ये 3,10,000 आ जाएंगे, जो भी आपने फॉर्म भरा है, जो इनकम दिखाई है आपने फॉर्म में, इंक्लूडिंग ये इनकम मानी जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कौन से ईयर के ITR फॉर्म पिछले लास्ट 2 ईयर के आपने भरे हैं वो आपको देना है टैक्स ईयर। तो हमने 23-24 का भरा है और एक 24-25 का भरा है, तो ये टैक्स ईयर का आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दे देना है। रिटर्न कितनी इनकम आपने दिखाई थी वो दे देना है। अच्छा, 25-26 का भरेंगे तो 25-26 का भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर आपको जो है अपना नाम और यहां पर पैन नंबर जो है देना रहेगा। नाम आ गया आपका, पैन नंबर आ गया, डिक्लेरेशन आप दे देंगे, प्लेस डेट आ गई, सिग्नेचर आ गया। पार्ट बी जो रहेगा वो आपकी बैंक हो गई या पोस्ट ऑफिस हो गई, ये जमा करेगी। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो बैंक का यहाँ पर नाम, पैन नंबर, ईमेल आईडी सब आ जाएगा। आपकी जो डिटेल है वो पार्ट ए से यहाँ पर आ जाएगी। डिक्लेरेशन यहाँ पर जो है वो बैंक सबमिट करेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा, जो भी आप नाम लिख रहे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। आपको कोई भी एब्रीवेशन नहीं डालना है, यानी कि आपको पूरा पटेल, पीयूष, जैन पूरा लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिखना है पटेल फिर पी जैन करके, ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा नाम लिखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यहां पर आप रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो वो भी यहाँ पर फॉर्म जो है वो जमा कर सकते हैं। अच्छा, इनकम दी गई है, किन किन इनकम के लिए आप फॉर्म जमा कर पाएंगे? तो अगर आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है पीएफ फंड के लिए, इंश्योरेंस कमीशन आ रहा है या रेंट आ रहा है स्पेसिफाइड पर्सन से, अगर आपको इनकम हुई है म्यूचुअल फंड से या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या यूनिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी से। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो बैंकिंग कोऑपरेटिव इंटरेस्ट के अलावा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से, शेयर मार्केट से अगर आपको कोई ब्याज मिला है, या फिर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का यहाँ पर पेमेंट आया है, मैच्योरिटी आई है या बोनस मिला हुआ है, या आपको डिविडेंड मिला है, तो उस केस में इन सभी के लिए आप फॉर्म जो है 121 जमा कर सकते हैं। अच्छा, 15G और 15H दोनों को मर्ज कर दिया, अब फॉर्म 121 आपका रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एस्टिमेटेड टोटल इनकम साफ कहा गया है। यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी आपके ATC के डिडक्शन है वो मिल जाएंगे। ओल्ड रिजिम में सेट ऑफ मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई लॉस है, और रिबेट आपको मिल जाएगा 156 यानी 87A का। अच्छा, ये जो मिलेगा सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगा, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेंट अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल, जिसकी एज 60 साल से कम है, उसकी यहाँ पर इनकम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी नॉन सीनियर सिटीजन की 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन की 12 लाख तक की होगी तो आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको जो है वो जमा करना है। अच्छा, ये फॉर्म आपको कब जमा करना है ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल महीने में ही आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। जहां पर भी आपकी FD है, जहां पर भी आपको लगता है ब्याज जो है वो 50,000 से ज्यादा आ रहा है या 1 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो उन बैंकों के अंदर जाकर आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। लीजिए, एक बैंक है, 2, 3, 4 बैंकें हैं, FD आपने करवा के रखी है। अब एक बैंक में आपका ब्याज आ रहा है, सीनियर सिटीजन है, 60,000 आ रहा है। फिर एक में आ रहा है आपका 1 लाख रुपया आ रहा है, एक में 1,20,000 आ रहा है, और एक में 2 लाख का आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले 2 के लिए फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। तीसरे और चौथे बैंक में क्योंकि 1 लाख से ज्यादा है, तो यहां पर आपको फॉर्म जमा करने की जरूरत आ जाएगी। तो जिन बैंक के अंदर 1 लाख से क्रॉस हुआ है उन्हीं में आपको जमा करना है, 1 लाख से कम है उनमें जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।